अंशाल पेपर के क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा वाला खंड, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी में प्रतिबिंब प्राप्त होने के लिए किरण आरेख और आवर्धन क्षमता का व्यंजन। चलिए देखिए जरा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी मतलब आप जान रहे हैं कि इसमें एक उत्तल लेंस होता है कम द्वारक और कम फोकस दूरी का, जो वस्तु के सम्मुख रखे जाने के कारण अभिदृश्य के रूप में जाना जाता है। और ये इस तरह से इसका मुख्य अक्ष है। अभी मुश्किल से 2-3 दिन पहले ये पढ़ाए हैं। ये जो है इसका प्रथम फोकस है F1 और ये इसका द्वितीय फोकस है, प्रथम फोकस 2 F1, ये FO और 2 FO। यहाँ एक वस्तु रखी है AB, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस F डैश से गुजरी, एक किरण प्रकाशिक केंद्र से चली और आगे बढ़ाए जाने पर दोनों जहां कट हुई वही वस्तु का उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त हुआ। और यहां जो है अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी है UO और ये अभिदृश्यक लेंस से लेंस के फोकस बिंदु की दूरी है VO। इतना जल्दी जल्दी पूछा जाए फिर कैसे काम चलेगा। और ये प्रतिबिंब की दूरी है हेमोती नंदन बाबूरा, ये फोकस दूरी है और ये प्रतिबिंब की दूरी है। अभिदृश्यक लेंस से बने प्रतिबिंब को अभिनेत्रक लेंस के बहुत नजदीक सेट करते हैं, उसके प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा प्राप्त हो सके। तो यहाँ अभिनेत्रक लेंस है जो अभिदृश्यक लेंस से अधिक द्वारक और अधिक फोकस दूरी का है। दिख गया होगा सबको, ये अभिनेत्रक लेंस है। दोनों पॉइंट को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ये जो प्रतिबिंब है अभिदृश्यक द्वारा बना हुआ अभिनेत्रक लेंस के बहुत नजदीक अभिनेत्रक लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच एडजस्ट हो जाए। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, आदित्य भाई आप भी पूछने लगे, बता दीजिए। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरे जो है अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस से गुजरेगी और एक किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, और दोनों किरणें जहां प्रतिच्छेद होंगी वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा और ये प्रतिबिंब इस तरह से ये बन गया A डबल डैश B डबल डैश। आयुष एक बार समझा दे रहे बेटा तुमको क्या। ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाला जो तुमको बहुत आता है, ये एक जो है अभिदृश्यक लेंस है कम द्वारक कम फोकस दूरी का। देखो जब इस लेंस से यहाँ पर एक वस्तु AB रखी है, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण चली एक प्रकाशिक केंद्र से, दोनों अपवर्तन के पश्चात A डैश पर मिली, A डैश B डैश प्रतिबिंब बन गया
इस प्रतिबिंब को अभिनेत्रक लेंस के बहुत नज़दीक प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच एडजस्ट करते हैं और एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली एक प्रकाशिक केंद्र से दोनों पीछे बढ़ाए जाने पर इस तरह से कट हुई और प्रतिबिंब अभिनेत्रक लेंस द्वारा बन गया। यह किरण आरेख आ गया। यहाँ ये जो है कौन सी दूरी है, वस्तु की दूरी अभिनेत्रक से, और ये फोकस दूरी है अभिनेत्रक की, और ये प्रतिबिंब दूरी है अभिनेत्रक से, इस तरह से। और यहाँ आपको ये भी जान रहे हो कि अंतिम प्रतिबिंब ये जो कोण बनाता है इसी को बीटा कहते हैं। तो A डबल डैश B डबल डैश द्वारा ये अंतिम प्रतिबिंब है, द्वारा नेत्र पर बना कोण बीटा हेतु छोटे वाले त्रिभुज A डैश E B डैश से tan बीटा लंब बटे आधार A डैश B डैश बटे ए बी डैश, तो बीटा बराबर ए डैश बी डैश बटे यू ई। इधर क्लियर? यहाँ इस त्रिभुज से हुआ अल्फा बराबर आप जानते हो ए बी बटा डी, ठीक है। स्पर्श दिश के न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा बना कोण, इसलिए m बराबर क्या सूत्र होता है, बीटा बाई, तो भाग दे दो, बीटा को अल्फा से भाग दे दो, तो ए डैश बी डैश बटा ए बी, नीचे का ऊपर, या आवर्धन क्षमता सूत्र आ जाना चाहिए, चूंकि ए डैश बी डैश बटा ए बी मीन्स आई अपान ओ अवदिशक हेतु। ए डैश बी डैश माने अवदिशक के लिए प्रतिबिंब और ए बी माने अवदिशक के लिए वस्तु। ए डैश बी डैश उल्टी है, उल्टा। आप जानते हो आई अपान ओ बराबर बी अपान यू क्या होता है, वी कहाँ है, इसके लिए वी ओ समीकरण 3 से नियम बराबर ए डैश बी डैश जब क्या लिखते हैं, वी ओ अपान यू ओ, और यहाँ डी अपान, इतना समझ में आया। अभी यशपाल ये कह रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दिश की न्यूनतम दूरी पर बने, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, यही कह रहा है ना, यही कह रहा है। तो यहां यू इस साइड माइनस यू पी, एफ ई फोकस दूरी, वी इधर प्रतिबिंब बना है, इसलिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। लेंस के लिए क्या सूत्र होता है, 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। अनमोल डी से गुणा कर दो, किससे, डी डी कर लिया, माइनस 1 माइनस माइनस डी अपान, तो डी अपान यू ई बराबर माइनस से गुना ढकेल दे, तो यम बराबर क्या आया है, माइनस वी ओ अपान यू ओ, डी अपान यू के बाद रवि का वो आया है, डेरिवेशन हो गया। प्रश्न नंबर 7, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की शर्तों का उल्लेख करिए। लिखाएंगे नहीं, उसे सुन लीजिए।
बच्चों, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए शर्तों का उल्लेख करिए। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की पहली शर्त ध्यान से सुनिए, बताए हुए हैं कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में उत्पन्न प्रकाश वैद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। और दूसरा बताए हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तीसरा बताए हैं कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आवश्यक ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु प्रकाश की आवृत्ति पर डिपेंड करती है। और अगला बताए हैं चौथा कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। और लास्ट वाला बताए हैं कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन और प्रकाश के आपतन के मध्य कोई समय पश्चात नहीं। सब याद ना है, हम बतावत है तो याद आवत है। आई तीव्रता तथा न्यू आवृत्ति का प्रकाश W कार फलन वाले धातु पृष्ठ पर पड़ता है। प्रकाश वैद्युत धारा, संतृप्त धारा, फोटोइलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तथा निरोधी विभव का मान किस प्रकार प्राप्त होगा जब, देखो जरा कंडीशंस दिया है, समान तीव्रता तथा भिन्न भिन्न आवृत्तियों के प्रकाश आवृत हो। जब समान तीव्रता और भिन्न भिन्न आवृत्ति के प्रकाश आपतित हो तो तीव्रता समान होगी तो प्रकाश वैद्युत धारा का मान समान होगा। देखो 3-4 चीजें पूछा है कि पढ़ता है तो प्रकाश वैद्युत धारा का मान बताइए, संतृप्त धारा का मान बताइए, ये सब चीजें। तो देखो अगर तीव्रता समान होगी तो प्रकाश वैद्युत धारा भी समान प्राप्त होगी। और संतृप्त धारा तो प्रकाश वैद्युत धारा डिपेंड नहीं करती, माने यह भी समान रहेगी। फोटोइलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, जब तीव्रता समान रहेगी लेकिन आवृत्ति भिन्न भिन्न है तो फोटोइलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वह जो है भिन्न भिन्न प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि आवृत्ति पर डिपेंड करती है ऊर्जा। ठीक है सिद्धार्थ, तो समझ में आ रहा है? प्रकाश वैद्युत धारा समान प्राप्त होगी, संतृप्त धारा समान प्राप्त होगी, लेकिन फोटोइलेक्ट्रॉनों गतिज ऊर्जा क्या रहेगी? भिन्न भिन्न। और निरोधी विभव का मान, तो निरोधी विभव तीव्रता पर डिपेंडिंग नहीं होती है लेकिन आवृत्ति पर डिपेंडिंग होगी, तो निरोधी विभव भी अलग अलग स्तर का रहेगा। दूसरा खंड है समान आवृत्ति और भिन्न भिन्न तीव्रता के प्रकाश हो। तो जब आवृत्ति समान है तो उलट जाएगा, गतिज ऊर्जा समान रहेगी और निरोधी विभव समान रहेगा, संतृप्त धारा समान रहेगी लेकिन प्रकाश वैद्युत धारा भिन्न भिन्न रहेगी। अथवा वाला क्वेश्चन कोर्स में नहीं है, जेनर डायोड वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, एम्पियर का परिपथी नियम क्या है? इसकी सहायता से धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करिए। तो आपको बताए हुए हैं एम्पियर का परिपथी नियम, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का रेखीय समाकल परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का म्यू नॉट गुना होता है। इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल म्यू नॉट इंटू आई। अब जो है भूल गई हो क्या नाम है तुम्हारा सोनी? इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। आज सब एग्जाम में है सब। यही है एम्पियर का परिपथी नियम। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक याद आ रहा है? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक जो एक डेरिवेशन कराए थे, लंबी परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वही वाला है कि यहाँ पर जो है लंबे धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इन चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा, ऐसे याद करो, याद आया सिद्धार्थ? ये इस तरह से जो है लंबे धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को इन चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा दिखा रहे हो। और यहाँ पर जो है
एक आयताकार काल्पनिक पृष्ठ हो, पृष्ठ का नाम याद करो ए बी सी डी, जिसमें धारा बह रही हो आई, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आप जान रहे हो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल प्राप्त करना होता है। तो इधर चुंबकीय फ्लक्स से याद करें, इधर 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 सब जगह निकालें। तो देखो पहले ए से बी तक, ए से बी तक की लंबाई मान ले x है। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल ए से बी, याद है देखोगे सब लोग। फिर इधर का चुंबकीय फ्लक्स बी टू सी वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, याद है इसको। फिर सी टू डी वेक्टर बी डॉट वेक्टर, फिर डी से ए, याद आया। अब यहां कंडीशन लगाए ए से बी वेक्टर बी डॉट डीएल, माने आप जानते हो बी डीएल कास थीटा, तो यहाँ डीएल की वैल्यू x है, कास 0 को 1 लिख दिए ऐसे, प्लस यहाँ देखो ये बी डीएल कास 90 हो जाएगा क्योंकि क्षेत्र के लंबवत है, तो यहाँ 0। यहाँ देखो सी टू डी बहुत दूर है, ये भुजा दूर है, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र 0 हो गया। और फिर ये इधर वाला भी कास 90, मैंने लिख नहीं रहे बी डीएल कास 90 0, याद आया। तो ये इंटीग्रेशन ए टू बी, बी इंटू डीएल को x लिख दिए हैं, डीएल अभी लिखा रहने दो, बाद में लिख देंगे बी डीएल, ठीक है। तो ये b इंटू एक्स आ गया, कोई डाउट, समझ आया। और अब उसके बाद इधर आते हैं म्यू नॉट इंटू आई में आई निकालते हैं हम। अगर मान लें कि इसके प्रत्येक फेरों में धारा आई नॉट है और यहां से यहां तक एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। एकांक लंबाई में कितने फेरे हैं? तो यहां से यहां तक कितनी लंबाई है? तो x लंबाई में कितने फेरे हो जाएंगे? एक फेरे में धारा कितनी है? आई नॉट। तो संपूर्ण फेरों में धारा क्या हो जाएगी? याद आया? तो ये वाला नियम लगाए, इंटीग्रेशन बी डीएल इक्वल म्यू नॉट इंटू आई। इंटीग्रेशन आ चुका है, बी इंटू एक्स, म्यू नॉट इंटू आई की जगह एन एक्स आई नॉट, यक्स से यक्स, ये आ गया म्यू नॉट एन इंटू आई नॉट। ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक धारावाही परिनालिका के कारण। तो धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। करा दिया ना, शॉर्ट में करा दिया, शॉर्ट में। अथवा वाला देखो, बायो-सेवर्ट का नियम क्या है? तो बायो-सेवर्ट का नियम के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है किसी धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश में बहने वाली धारा के समानुपाती, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती और अल्पांश से बिंदु तक की दिशा के साइन के समानुपाती, अल्पांश से बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती। माने डेल्टा बी समानुपाती आई समानुपाती डेल्टा एल समानुपाती साइन थीटा समानुपाती 1/r²। तो डेल्टा बी इक्वल म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। तो इस तरह से बायो-सेवर्ट ला आ जाता है। और अब इसी में कह रहा है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता व्यंजक। याद करो, जो धारावाही लूप है कि अक्ष के अनुदिश किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो निकलवाए थे वही आ गया। अब समय अभाव के कारण हल होगा।